गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है हमारा। तो कल हम लोगों ने वहाँ तक पढ़ लिया था जहाँ पे कि ईशानी दोषी जो है वो कहती हैं कि मेरे जैसे सूर्य की पूजा करने वाले भारतीय के लिए ऐसी जगह पर जहाँ पर 2 सप्ताह तक जो सूरज है वो दिखाई ना दे। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, कि ये जो मानवता के आपको कोई चिन्ह वहाँ पे अंटार्कटिका में नहीं दिखाई देंगे। नो ट्रीज, ना वहाँ पे कोई पेड़ होंगे। नो बिलबोर्ड्स, बिलबोर्ड्स होते हैं नोटिस बोर्ड्स, कि ना वहाँ पे किसी तरह का कोई नोटिस बोर्ड होगा। मीन्स क्या कि कोई नोटिस के लिए किसी भी तरह का कोई जो है प्रबंध नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज you lose all the earthly sense of perspective and time here। और जब आप यहाँ अंटार्कटिका पर आएंगे तो आप पृथ्वी से संबंधित सारे जो दृश्य हैं और सारे समय को भूल जाएंगे। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? माइन्यूट, यानी कि बहुत ही छोटा, सूक्ष्म जिसको हम कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक। टू द माइटी, माइटी मीन्स होता है क्या? जो माइटी होता है वास्ट, बहुत ही लंबा चौड़ा जो है। मेजेस, मेजेस मतलब होता है मॉस्क्विटोस। माइट्स, माइट्स होता है क्या? इंसेक्ट्स। टू ब्लू वेल एंड द आइसबर्ग एज बिग एज कंट्रीज। आइसबर्ग्स क्या होते हैं? तो आइसबर्ग्स होते हैं क्या? माउंटेन्स ऑफ आइस, यानी बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टाने जो है उनको क्या बोलते हैं? आइसबर्ग्स होते हैं, बोलते हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम। और यहाँ पर आपकी दृष्टि की पहुंच जो है वो छोटे से छोटे यानी सूक्ष्मदर्शी से लेकर तो कभी बड़ी विशाल चीज़ों तक, यहाँ पर छोटे से प्राणियों से लेकर यहाँ नीली वेल और बर्फ के टीले जो लगभग देशों के बराबर हैं। और सबसे बड़ा जो आइसबर्ग यहाँ पे नोटिस किया गया है वो बेल्जियम के आकार का है। नेक्स्ट, डेज गो एंड गो ऑन इन सरल 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट। सरल मीन्स क्या होता है? वेरी स्ट्रेंज। ऑस्ट्रल होता है क्या? सदर्न जिसको हम बोलते हैं। एंड यूबिटियस साइलेंस, यूबिटियस मीन्स होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलके, एवलके मीन्स होता है यहाँ पे क्या? ए लार्ज मास ऑफ आइस दैट फॉल्स डाउन फ्रॉम अ माउंटेन। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एल्वोकेल और काल्विंग आइसीट। काल्विंग मीन्स होता है वाइट लाइक ए काल एज इट्स बर्थ, जैसे जो कोई बछड़ा जब जिस समय जन्म लेता है तो जैसे उस समय पे सफ़ेद होता है, बिल्कुल उसी तरह से। कॉन्स्ट्रेट्स मीन्स होता है प्योरीफाइज द प्लेस। इट मीन्स यहाँ पे जो आगे बताया जाता है कि दिन चलते ही जाते हैं, मीन्स कभी समाप्त नहीं होते। 24 घंटे व अवास्तविकता से जो सदर्न लाइट वहाँ से आ रही होती है उसमें लगातार दिन जो है वो चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। यहाँ एक हमेशा रहने वाले जो चुप्पी है, सन्नाटा है, साइलेंस है, वो रहती है, वो कभी नहीं टूटती, या कभी टूटती भी है तो कब? जब अचानक कोई बर्फ़ की नदी बनती है या कोई बर्फ़ की चट्टान टूटकर इस स्थान की जो साइलेंस है उसको भंग करती है। इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं है जो कि यहाँ की शांति को भंग करे। नेक्स्ट, it is an immersion that will force you to place yourself in the context of the earth geological history। अब यहाँ पे इमर्शन है, इमर्शन का मतलब होता है कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, पूरी तरह से जो है किसी चीज़ में मग्न होना। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है क्या? इन रिलेशन टू। नेक्स्ट, ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, कि यदि हम बात करें किसकी? धर्म दीक्षा की, तो आपको मजबूर कर देगी कि आप स्वयं पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में देखें और मानव के रोग की दिशा जो है वो ज्ञात करें। एंड फॉर ह्यूमन्स द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। प्रोग्नोसिस मीन्स होता है जजमेंट अबाउट फ्यूचर। और यदि हम बात करें तो मानव के लिए जो परिणामों की भविष्यवाणी जो है वो अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर ए पॉल्ट्री 12,000 ईयर्स। पॉल्ट्री मीन्स होता है वेरी स्मॉल। 12,000 ईयर्स, बेयरली ए फ्यू सेकेंड्स ऑन जियोलॉजी इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम।
ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज बीन अराउंड फॉर ए पोर्ट्रेट 12,000 ईयर्स। मानव सभ्यता यहाँ पर सिर्फ 12,000 साल पहले से है। बेली फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, सिर्फ भूगर्भीय घड़ी में यह मात्र कुछ सेकंड ही होते हैं। यानी कि यदि हम शुरू से लेकर अब तक धरती के बारे में यदि बात करें तो मानव की एंट्री जो है वो बहुत ही कम समय पहले हुई है। जियोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है? अर्थ क्लॉक, यानी जमीन के संदर्भ में यदि हम देखें। In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus. Ruckus means होता है a noisy argument। और इस छोटे से जो है समय में ही हमने इतनी ज़्यादा हलचल यहाँ पे अर्थ पे मचा दी है। एचिंग अवर डोमिनेंस ओवर नेचर। एचिंग मीन्स होता है यहाँ पे प्रिंटिंग, डोमिनेंस होता है हैविंग कंट्रोल ओवर द अदर्स। नेचर विद अवर विलेजेस, टाउन, सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़। और प्रकृति के ऊपर हमने क्या कर लिया है? अपना अधिकार हमने अपने गाँवों पर, कस्बों पर, नगरों पर और महानगरों के रूप में अपना अधिकार जो है वो जता दिया है। The rapid increase of population has left us battling with our species for limited resources and unmitigated burning of fossils। Unmitigated क्या होता है? तो अनमिटिगेटेड होता है कंप्लीटली बैड। फॉसिल्स क्या होते हैं? तो फॉसिल होते हैं रिमेन्स ऑफ एनिमल प्रिजर्व्ड इन रॉक्स। Fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world which is slowly but surely increase the average global temperature। और इसके बाद क्या कि मानव की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण हमें सीमित साधन हमारे पास हैं और दूसरी प्रजातियों से लड़ने के लिए उन सीमित साधनों की वजह से हमें क्या अपने साधन जो है वो पूरे जुटाने होते हैं। जनसंख्या लगातार बढ़ती जाती है तो हमें दूसरी प्रजातियों के साथ में संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसे खनिज तेलों के लगातार जलने के कारण पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक जो चद्दर है वो बन गई है, एक ब्लैंकेट सा बन गया है जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पृथ्वी के औसत तापक्रम को बढ़ा रहा है। Climate change is one of the most hotly contested environment debates of our time। कि क्लाइमेट का जो परिवर्तन है हमारे समय की सबसे बड़ी गर्मा गर्म पर्यावरणीय बहस का विषय आज बन चुका है। Will the West Antarctica ice sheet melt entirely? क्या पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? तो गल्फ स्ट्रीम क्या होती है? जो सागरीय धाराएं होती हैं उनको बोलते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रप्टेड। तो डिस्ट्रप्टेड होता है मीन्स डिस्टर्ब्ड, कि क्या सागरीय जो धाराएं हैं क्या उनका अंत हो जाएगा? नेक्स्ट, विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? क्या ऐसा हो सकता है? मीन्स उस संसार का अंत हो जाएगा जैसा हम जानते हैं। मे बी नॉट। उसके बाद जो राइटर हैं वो खुद ही कहती हैं कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। Either way, Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it is the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in their respect। तो relatively means होता है क्या? Comparatively। और pristine means होता है क्या? Ancient या original। In their respect। नॉट जस्ट, अब ये कहता है इधर वे अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। यहाँ तक कि यदि हम एनवायरनमेंट के ऊपर अगर डिबेट करना चाहें तो दोनों में से हमारी जो अंटार्कटिका हमारी बहस का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा। और न केवल इसलिए कि संसार में एकमात्र यही एक ऐसी जगह है जिसमें मानव जनसंख्या कभी भी नहीं रही, बल्कि इसलिए भी कि इस बारे में अन्य स्थानों की तुलना में पहले जैसा स्वच्छ, बल्कि क्या, बिकॉज इट होल्ड्स द आइस प्रिस्टिन इन देयर रिस्पेक्ट बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है क्या, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 years old कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। इफ कि ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण इसका ये भी है कि हम यहाँ से मानव इतिहास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए जान सकते हैं क्योंकि बर्फ़ के अंदर तक जो बर्फ़ की परतें हैं उनके अंदर लगभग 5 लाख साल पहले कार्बन के जो रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पे हमें मिलते हैं।
If we want to study and examine the earth past, present and future, Antarctica is a place to go. और यदि हम धरती का भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन, वह उसकी जांच पड़ताल करना चाहते हैं तो अंटार्कटिका ही ऐसा स्थान है जहां हम जा सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. Student on Ice, the program I was working with on the Soshenki, aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring education opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. कि स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम है वो सोशंकी पर कार्य कर रही जिस कार्यक्रम के लिए सोशंकी जो है कार्य कर रही थी, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि हाई स्कूल के बच्चों को दुनिया के उस कोने पर ले जाकर उन्हें इंस्पिरेशन एजुकेशन देना, उन्हें ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे कि उन्हें अपने ग्रह के प्रति, अपने प्लैनेट के लिए उनके मन में जो है चेतना और आदर की जो भावना है वो उनके मन के अंदर आ जाए. नेक्स्ट, it has been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, नाम है ये, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. कि ये जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत जो है वो लगभग 6 साल पहले हुई थी और इसका जो मेन हेड है वो कौन है, कनाडा का जॉफ ग्रीन नाम का पर्सन है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और जो रिटायर्ड या फिर जो रिच हैं और बहुत ज़्यादा ईगर रहते हैं चीज़ों को सीखने के लिए, उनको वहाँ ले जा लेकर अब तंग आ चुके हैं. और क्यों तंग आ चुके हैं? क्योंकि वो हर साल इस तरह के बैचेस को वहाँ पे ले जाते हैं. कहाँ पे? अंटार्कटिका में, ताकि वह अपने एनवायरनमेंट के बारे में, अपने प्लैनेट के बारे में वहाँ से काफ़ी कुछ सीख सके. लेकिन उनको बदले में बहुत ही कम चीज़ें वापस मिलती हैं. क्या मीन्स वो काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं जिस भी ट्रिप को वहाँ पे लेके जाते हैं, लेकिन कुछ समय तक तो वो अपने प्लैनेट के बारे में सोचते हैं वो लोग जो कि अंटार्कटिका पे जाते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़े समय के बाद वो सभी बातें भुला देते हैं. With Student on Ice, he offers the future generation of policymaker a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. और उसके बाद बताया जाता है कि जो स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम है उसके नीति निर्धारकों की जो भावी पीढ़ी, जो फ्यूचर जनरेशन है को जीवन परिवर्तन करने वाला एक अनुभव प्रदान करता है. कौन? जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम है वो. और ऐसे ही एज वाले जो सभी लोग हैं, जब वे पूरी तरह से इन चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, मीन्स सीख लेते हैं, और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उसके लिए कुछ काम करने के लिए तैयार होते हैं. The reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. और जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम है उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण ये है कि दक्षिणी ध्रुव के समीप कहीं भी जाना और इससे प्रभावित हुए बिना रहना जो है वो असंभव है. It is easy to be blaze our polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. लेकिन जब आप खुद क्या करेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखाओं के आराम से बैठकर जो है उन जो है बर्फ के पहाड़ों को पिघलते हुए देखेंगे, तो आप क्या करेंगे? ये तो बहुत आसान है उन बर्फ के पहाड़ों को पिघलते हुए देखना, लेकिन जब आप प्रत्यक्ष रूप से हिम नदी को घटते हुए देखेंगे और हिम जो पहाड़ हैं उनको ढहते हुए देखेंगे, तो आपको लगने लगता है कि विश्व में सबसे बड़ा आज के टाइम जो खतरा है वो कौन सा है? तापमान है, यानी कि टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग है. तो ये चीज़ सिर्फ आप कब समझ पाएंगे? जब आप क्या करें? अंटार्कटिका जाएंगे, सिर्फ तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे. नेक्स्ट, अंटार्कटिका because of her simple ecosystem and lack of biodiversity is the perfect place to study how little changes in the environment can be big repercussion.
अब यहाँ पे जो लिखा है रेप्रिक्यूशन, रेप्रिक्यूशन का मतलब क्या होता है, रिजल्ट्स, कि अंटार्कटिका क्योंकि इसकी पर्यावरण परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और यहाँ जो ज़्यादा जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें ज़्यादा अंतर मिलता नहीं है, और यह एक बहुत ही आदर्श जगह है जहाँ पर अध्ययन किया जा सकता है कि वातावरण में थोड़ा सा यदि चेंज आ जाता है तो उसका कितना बड़ा परिणाम निकल सकता है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन होता है क्या है, ग्रासेस ऑफ द सी, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean food chain। कि ये कहता है कि एक अति सूक्ष्म बहुत ही छोटे फ्लाइकोटेन का हम जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये होने में ये जो फ्लाइकोटेन है जो घास है ये बहुत ही छोटी होती है, लेकिन यही समुद्री घास, ये छोटी सी समुद्री घास दक्षिणी महासागर की समस्त फूड चेन को कायम रखती है, यानी कि छोटी सी एक चीज़ जो है वो सभी चीज़ों को सेट कर सकती है। तो इसलिए हमें छोटी छोटी बातों पर यदि हम लोग ध्यान देंगे तो बड़ी बातें अपने आप ही सही होती चली जाएंगी। नेक्स्ट, these single cell plants use the sun energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in the wondrous and most important of। अब यहाँ पे सिंगल सेल मतलब क्या होता है, ऑफ मेड ऑफ वन सेल। एसिमुलेट जो है इट मीन्स क्या कि एसिमुलेट का मतलब होता है क्या, एब्जॉर्ब मीन्स बिकम पार्ट ऑफ अ थिंग। सिंथेसिस मीन्स होता है यहाँ पे प्रोड्यूस समथिंग बाय कंबाइनिंग डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट वन इज वॉन्डरस, वॉन्डरस मीन्स वंडरफुल, कि दिस सिंगल सेल्ड, कि ये जो एक कोश के जो पौधे जो है वो सूरज की ऊर्जा से क्या करते हैं, कार्बन को पचाते हैं और फिर जो है कार्बनिक जो यौगिक हैं यानी कि एसिमुलेट कार्बन जो है, जो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ में क्या करते हैं कि खाना बनाने का कार्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारी प्रक्रिया से करते हैं, जिसको कहते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस, जिसको हम बोलते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जिसे हम कहते हैं। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all marine animals and birds of region and the global carbon cycle। और जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो चेतावनी दे रहे हैं कि ओजोन परत के ज़्यादा नुकसान से फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि इस क्षेत्र के सभी समुद्री जो पशु पक्षी हैं उनका जो जीवन है और विश्व का जो कार्बन चक्र है वो अवश्य ही प्रभावित होगा। नेक्स्ट है इन द पैरेबल। अब पैरेबल क्या होता है, पैरेबल होता है सिंपल शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेज ए मोरल लेसन। जो नीतिगत जो कथा होती है उसको बोलते हैं। फॉर एग्जिस्टेंस होता है द स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। फाइटोप्लैंक्टन के दृष्टांत से यदि उसका अस्तित्व हम देखें तो उनका कहना, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों का यदि ध्यान रखा जाए तो बड़ी बड़ी चीज़ें खुद ही ठीक हो जाती हैं। जैसे फाइटोप्लैंक्टन का यदि हम ध्यान रखते हैं तो बाकी फूड जो चेन है वो अपने आप ही सही रहेगी। वॉक ऑन द ओशन। माई अंटार्कटिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव मीन्स क्या होता है, मोमेंट्स ऑफ, एप्रीहेंसिव होता है मोमेंट्स ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस। My Antarctica experience was full of such appearance, but the best occurred just short of Antarctica Circle at 65.55 degrees south.
मेरा अंटार्कटिका का जो अनुभव है वो इस प्रकार के दर्शनों से भरा हुआ था। लेकिन राइटर आगे बताती हैं क्या, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो अंटार्कटिका घेरे से बिल्कुल निकट, लगभग कितना 65.55 डिग्री साउथ की तरफ जो था, तो वो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहा। क्या क्या उसमें रहा, तो वो हम देखते हैं। The Solanki had managed to get wedge herself into a thick white stretch of ice between the Peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. स्ट्रेच का मतलब क्या है, यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं। वेज, वेज का मतलब है क्या, एंटर ए नैरो स्पेस। सेकेंड वन इज स्ट्रेच, स्ट्रेच मीन्स एक्सपेंस। Peninsula means a piece of land surrounded by sea from three sides. कि जो सोसलिंग की जो प्रायद्वीप है और टेडपोल आयरलैंड के बीच एक सफ़ेद बर्फ की पड़ी पट्टी के अंदर सोशलंकी जो है, जो हमारा शिप था, वो पूरी तरह से धंस जाता है, जिस कारण हम जो है अब इसका आगे बढ़ना जो है वो रुक गया था। The captain decided we were going to turn around and head back north. But before we did, we were all instructed to climb down the gangplank. Gangplank क्या होते हैं, तो ये बोर्ड फॉर वॉकिंग बिटवीन द बोट एंड द शोर। जैसे आपने जो है टीवी में देखा होगा कि बोट से और समुद्र किनारे पर उतरने के लिए जो तख्ता सा लगाया जाता है उसको बोलते हैं गैंगप्लैंक। एंड द ओशियन, कि कैप्टन ने निश्चय किया कि जहाज को वापस मोड़ा जाए और उत्तर की ओर चला जाए, पर तभी हमें इस तरह के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि तख्ते से उतरकर समुद्र के ऊपर चलें। सो देयर वर ऑल 52 ऑफ अस kitted out. Kitted out means होता है provided the correct clothes and equipments in Gore-Tex and glares. Glares means होते हैं क्या, strong bright lights. Walking on a stark whiteness that seemed to spread over forever. Stark means होता है क्या, sheer means only. इस प्रकार से हम लगभग जो 52 लोग वहाँ पे थे वो क्या करते हैं, हम वाटरप्रूफ हम लोगों ने कपड़े पहनने, एंटी ग्लेयर जो चश्मे हैं वो हमने पहने, और शुद्ध बिल्कुल जो सफ़ेदी थी बर्फ़ के ऊपर हम उसके ऊपर चलने लगते हैं, जो लगता है मानो कि चारों तरफ वो बर्फ़ सिर्फ फैली हुई है, उसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है। हमारे पैरों के नीचे एक मोटी सी, अंडरनीथ आवर फीट वाज अ मीटर थिक आइस पैक, हमारे पैरों के नीचे एक बहुत ही बर्फ की मोटी सी चद्दर होती है। 180 डिग्रीज ऑफ लिविंग ब्रेथिंग सॉल्ट वाटर, और लगभग उनके नीचे 180 मीटर गहरा जीवित सांस लेता हुआ नमकीन पानी था। इन द प्रीपेरी कैरबेटर, प्रीपेरी मीन्स होता है क्या, पैरामीटर। Seals, carbetter seals were stretching and sunning themselves on ice floes. Floes means होता है floating sheets of ice. Much like stray dogs, stray means होता है roam, जो इधर उधर बिना उद्देश्य के, जो आवारा, जिसको हम आवारा कुत्ते कहते हैं, तो will do under the shade of the banyan tree. उसके बाद वो कहती हैं कि वहाँ पर हमने क्या देखा, किनारे पर जो है केकड़े खाने वाली जो सील मछलियाँ जो है वो धूप सेकती हुई बर्फ़ के टुकड़ों पर पड़ी हुई थी, बहुत कुछ वैसे ही जैसे यहाँ पर हमारे धरती पर पेड़ की छाँव, बरगद की छाँव के नीचे जो है वो आवारा कुत्ते जैसे पड़े रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से सील वहाँ पे सामान्यतः पड़ी हुई थी। और इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवलेशन। रेवलेशन क्या होता है, ए रिवीलिंग फैक्टर, एवरीथिंग डज इंडेड कनेक्ट। और बहुत सी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ इस तरह से लग रही थी मानो कि किसी देव दर्शन से, भगवान के दर्शन से कम न था, और हर चीज़ वाकई एक दूसरे से जुड़ी लग रही थी। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर्स। फिर वही बात स्टार्टिंग वाली वो बताती है, लगभग 9 टाइम जोन, 6 check point, 3 water bodies of water and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. कि मैं अब भी अपने ग्रह के संतुलन के सौंदर्य पर बहुत ही ज़्यादा हैरान थी।
How would it be if the Antarctica were to become the warm place that it wants to be used? कि अगर अंटार्कटिका एक बार फिर से वैसा ही गर्म देश बन जाए जैसा कि वो किसी समय पे हुआ करता था, तब क्या होगा? Will be around to see it or will be gone the way of the dinosaurs, mammoths and woolly rhinos? Who to say? उसके बाद जो राइटर है वो आगे बताती हैं कि यदि ऐसा हुआ तो क्या मानव जाति इसे देखने के लिए जिंदा रहेगी या वैसे ही चली जाएगी जैसे कि डायनासोर अब इस दुनिया में नहीं है, या बहुत ही बड़े बालों वाले जो राइनो हैं वो इस दुनिया में नहीं है? कौन कह सकता है इस बात को कि मानव तब तक बचेगा या नहीं? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, and I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. लेकिन उन टीनेजर्स के साथ में जिनमें पृथ्वी को बचाने का एक आदर्शवाद अभी है, तो 2 सप्ताह बिताने के बाद मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि 10 लाख साल में बहुत कुछ हो सकता है, परंतु एक दिन भी जो है कैसा अंतर पैदा कर देता है ये हम सिर्फ और सिर्फ जान सकते हैं कहाँ से? अंटार्कटिका से। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में आज करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।